नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 जो 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसमें जीके स्पेशल सीरीज़ कर रहे थे जिसमें 5 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। वो यदि वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो 50 इंपॉर्टेंट वीडियो में ये वीडियो नंबर 6 रहेगा। इस वीडियो में अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का कवर करने वाले हैं। इस सीरीज़ में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक कवर होंगे जहाँ से अक्सर टीसीएस कंपनी एग्जाम में सवाल पूछती है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर टॉपिक संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु प्रीवियस ईयर पर आधारित रहते हैं, वो सब कुछ कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है बैंक्स, और बैंक्स में यहाँ इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आरबीआई के बारे में देखेंगे, पूरे फैक्ट जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक की क्या योग्यता है, उनसे संबंधित फैक्ट जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कवर करेंगे। बैंकों का जो विलय हुआ है, अब तक जितने भी बैंकों का विलय हुआ है वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं। रीजनल रूरल बैंक का फैक्ट क्या है, वर्तमान में कुल जो पब्लिक सेक्टर की 12 बैंक है उसकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे, वर्तमान में सीईओ कौन है। एसबीआई के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। प्राइवेट जो जितने भी बैंक है, पीएसयू बैंक है, इनका आपस में जो मर्जर हुआ है वो भी देखने वाले हैं। विलय प्राइवेट बैंकों का भी होता है, और आपने इससे पहले जो 10 प्रमुख विलय का सब कुछ देखेंगे। टैगलाइन ऑफ बैंक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से टीसीएस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बैंक का नाम है, टैगलाइन ऑफ बैंक वाले ही अपन टॉपिक्स में देख लेंगे। बैंक का नाम, उसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन क्या है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक मार्केट कैप के आधार पर टॉप 10 बैंक देखेंगे। टॉप 10 बैंक्स हैं इंडिया के, कौन से हैं वो देखेंगे। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, मर्जर के बाद में क्या रैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। वीडियो यदि बड़ा हो गया तो ये दोनों टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी इतने टॉपिक का यहाँ पर ऑलरेडी कंटेंट है वो तैयार है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। इकोनॉमिक्स से आपको पता है दिल्ली पुलिस में आपके 4 सवाल तो कहीं के नहीं जाने वाले हैं, तो उनमें से एक सवाल यहाँ से बनने की बहुत प्रबल संभावना बनती है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी की हुए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले की 4 पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा जहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। एक बार वीडियो देखो, वीडियो में पीडीएफ फाइल से उसको रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाती है। तो आरबीआई के बारे में सबसे पहला आपका टॉपिक आ रहा है आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई के बारे में बात करें तो पहला ही सवाल बनता है इसकी स्थापना कब हुई। तो आप कहेंगे आरबीआई की स्थापना है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को। अब ये याद रखिएगा 1935 1 अप्रैल को हुई है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में। कहाँ पर है, दिल्ली में मत कर देना दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ से एक सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है कि आरबीआई का मूल मुख्यालय शुरुआत में कहाँ था। शुरुआत में कोलकाता में था, और 1937 में इसे शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई में स्थानांतरित किया गया। 1937 से आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपको बताया स्थापना 1935 में हुई आरबीआई की 1 अप्रैल को, और आरबीआई का जो मूल मुख्यालय है वो कोलकाता में, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है आरबीआई है, सभी को पता होगा। और आरबीआई का एक्ट कौन सा है जिसके तहत आरबीआई है वो बैंकों का दर्जा देती है, और सब कुछ नियमावली वगैरह आरबीआई एक्ट है वो 1934 का। तो भारतीय रिजर्व बैंक का एक्ट आपको पूछे तो 1934, स्थापना 1 अप्रैल 1935, तो एक्ट 1934। तो एक्ट 1934 वह विधायी अधिनियम है जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत गठन हुआ है। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949, 1 जनवरी 1949 को। आपको पूछ ले सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आरबीआई का ही सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई में आपको पूछा जाता है कि कितने डिप्टी गवर्नर है, तो आप कहेंगे डिप्टी गवर्नर आरबीआई में 4 हैं। आरबीआई में टोटल है कितने मेंबर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 21 सदस्य है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 21 सदस्य हैं आरबीआई में। इन 21 की बात करें तो उसमें 1 गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर, अब डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, प्लस 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। 2 वित्त मंत्रालय प्रतिनिधि में कौन होगा, एक आर्थिक मामलों के सचिव, एक वित्तीय सेवा सचिव। और कौन होंगे, 10 होंगे दोस्तों यहाँ पर निदेशक होंगे, ठीक है। डायरेक्टर 10 निदेशक होने वाले, 10 सरकार नामांकित निदेशक हो जाएंगे प्लस में। और 4 निदेशक होंगे जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 4 वो निदेशक हैं जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से बोर्ड, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो इस प्रकार टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 सरकार नामांकित निदेशक हैं, 4 यहाँ पर स्थानीय बोर्डों का, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि। तो 21 सदस्य आरबीआई।
और यहाँ पर प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में, जैसे कि जितने भी आरबीआई के स्थानीय बोर्ड है, प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आरबीआई को सवाल पूछा जाता है, आरबीआई को क्या कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी बैंकर्स बैंक कहा जाता है, वो आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई को क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसका कंट्रोलर, नियंत्रक माना जाता है, क्रेडिट का कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है आरबीआई को, बैंकर्स बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक भी है, ये भी, ये तीनों ही फैक्ट से सवाल ऑलरेडी पूछा तो मैंने डाल दिया यहाँ पर तीनों को। आरबीआई, ये सवाल था कि निम्नलिखित में से आरबीआई संबंधित गलत कथन कौन सा, तो ये तीनों सही थे। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, बैंकर्स बैंक है और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। अब यहाँ से एक सवाल है जो पूछा हुआ है करेंसी बिल्डिंग का, तो आरबीआई है जिसे मिंट स्ट्रीट, ये फैक्ट से भी सवाल आ चुका है दोस्तों, मिंट स्ट्रीट के नाम से किसे जाना जाता है, मिंट स्ट्रीट के नाम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है। वैसे ये मिंट स्ट्रीट है कहाँ पर, ये दोस्तों चेन्नई में है, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और आरबीआई को मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। अब करेंसी बिल्डिंग कहाँ पर आपको पूछ ले, शुरुआत में आरबीआई है वो करेंसी बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर था, तो करेंसी बिल्डिंग है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, कोलकाता के बीबीडी बाग, जो डलहौजी स्क्वायर बीबीडी बाग है, वहाँ पर है करेंसी बिल्डिंग, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और ये करेंसी बिल्डिंग 19वीं सदी की प्रारंभिक इमारत है। ये इमारत मूल रूप से 1833 में आगरा बैंक की कलकत्ता शाखा के लिए बनाई गई थी और 1935 से 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने, आपको पता है 1937 के बाद मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर हुआ, 1937 से पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था। तो ये सवाल टीसीएस का पूछा हुआ है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर 1935 से 37 तक कहाँ पर था, कौन सी बिल्डिंग में था, तो करेंसी बिल्डिंग कोलकाता डलहौजी स्क्वायर बीबीडी बाग में था। और यहाँ पर आरबीआई ने इस इमारत को अपने पहले केंद्रीय कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। अब आपको बताऊं आरबीआई के बारे में, जितने भी करेंसी नोट है वो आरबीआई जारी करती है। यहाँ पर जो 1 रुपये का नोट है ना वो वित्त मंत्रालय करता है और बाकी अन्य नोट है वो आरबीआई मुद्रित करती है। अब आरबीआई में वर्तमान में गवर्नर कौन है, गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर की तो बात की, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो कौन से हैं, 25वें गवर्नर है, ध्यान रखना वर्तमान में 25वें गवर्नर है। ये 25वां बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वर्तमान में जो शक्तिकांत दास है वो कौन से नंबर के गवर्नर है, तो आप कहेंगे 25वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, जो बने हैं 12 दिसंबर 2018 को। एक सवाल मेरे को याद आ रहा है आरबीआई का कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है, तो ये सभी आरबीआई के 25 गवर्नर आप देख सकते हो। सबसे पहले आरबीआई का गवर्नर आपको पूछे तो आप कहेंगे ये हैं ओसबॉर्न स्मिथ है, आरबीआई का पहला गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। ओसबॉर्न स्मिथ के बाद बने थे जेम्स टेलर, सीडी देशमुख, बेंगाल रामू राव, के जी अम्बेगोनकर, HVR लेंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा, BN आधारकर और S जगन्नाथन, NC सेन गुप्ता, KR पुरी, M नरसिम्हा, IG पटेल, मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, A घोष, RN मल्होत्रा, S वेंकटरमन और यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर है उनके बाद डॉक्टर C रंगराजन, ये सभी नाम आपके देखे होंगे नोट्स पे काफ़ी बार, डॉक्टर विमल जालन, डॉक्टर YV रेड्डी, डॉक्टर D सुब्बाराव, डॉक्टर रघुराम राजन, उर्जित R पटेल और शक्तिकांत दास। तो इनसे पहले कौन कौन रहे, लेटेस्ट वाले आपको पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास से पहले उर्जित R पटेल थे, उनसे पहले रघुराम राजन थे, रघुराम राजन से पहले D सुब्बाराव थे, उनसे पहले YV रेड्डी थे, उनसे विमल जालन, C रंगराजन, ये सभी थे दोस्तों आरबीआई के गवर्नर। 25 के 25 आपके सामने लिस्ट है। अब आरबीआई में वर्तमान में जो 4 डिप्टी गवर्नर है वो कौन से, करंट अफेयर्स का सवाल बनता है यहाँ से। जैसे कि लेटेस्ट जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं 2023 में, वो दोस्तों बने हैं श्री स्वामीनाथन जे। तो श्री स्वामीनाथन जे किन के स्थान पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं, तो आप कहेंगे श्री MK जैन की जगह 26 जून 2023 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं श्री स्वामीनाथन जे। और बात करूं तो टी रविशंकर आरबीआई के वर्तमान है डिप्टी गवर्नर, जो कि 2021 को बने थे मई में। एम राजेश्वर राव हैं 2020 में बने और लेटेस्ट 2023 में 15 जनवरी को बने MD पात्रा। तो यहाँ पर 4 डिप्टी गवर्नर में से पूछ ले कौन नहीं, तो आप कहेंगे स्वामीनाथन जे हैं, टी रविशंकर हैं, श्री M राजेश्वर राव हैं, MD पात्रा हैं। अब देखिए आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के अलावा मैंने बताया निदेशक होते हैं, 10 निदेशक थे उसमें, प्लस 4 अलग थे निदेशक।
तो ये जो वर्तमान में केस में निदेशक का करंट का कोई सवाल बन जाए कि 2023 में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक कौन बना, तो पी वासुदेवन बने हैं 3 जुलाई 2023 को। नीरज निगम बने हैं 3 अप्रैल 2023 को। तो 2023 में आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो वाले हैं पी वासुदेवन और नीरज निगम। ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, इसलिए इंक्लूड कर दिया। अब बैंक रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए जहाँ से अक्सर सवाल पूछा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्यों बता रहा हूँ, आपको सवाल पूछ रहे कि आपका बैंक में धन जमा है, रुपए जमा है, और बैंक है वो बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, उस केस में क्या आपको कोई गारंटी मिलती है कि रुपए जमा आपको वापस मिल जाएंगे? हाँ, तो मैं बता दूं 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है आरबीआई। आरबीआई आपके ऑलरेडी इंश्योरेंस करा हुआ रखता है और ये इंश्योरेंस करती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आपके सेविंग अकाउंट पर ये इंश्योरेंस रहता है कि यदि आपके 5 लाख तक रुपए हैं, बैंक दिवालिया हो जाए, उस केस में भी आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट देगी, आरबीआई देगी। तो ध्यान रखना है, बैंकरप्सी के केस में, इंसॉल्वेंट के केस में 5 लाख रुपए आपका इंश्योर्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, जैसे कि भारत की करेंसी क्या है, आप कहेंगे रुपए हैं, जो आईएनआर के रूप में सिंबलाइज्ड रहती है। तो ये जो सिंबल है ये ISO 4217, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सिंबल जैसे यूएसडी रहता है डॉलर का, तो ISO 4217 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा प्रकाशित एक मानक है जो मुद्राओं के प्रतिनिधित्व के लिए अल्फा कोड, संख्यात्मक कोड को परिभाषित करने वाला। आपको पूछ दें कि संख्यात्मक कोड, अल्फा कोड जो करेंसी है उसको परिभाषित करने के लिए जो मानकीकरण है वो कौन सा, तो वो आप हैं ISO 4217। ठीक है, 4217 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ से ऑलरेडी टीसीएस में सवाल पूछा हुआ है कि आज जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, वो कौन सी अनुसूची में आते हैं, आरबीआई के एक्ट 1934 की कौन सी अनुसूची में सूचीबद्ध है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अनुसूचित की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड अनुसूची के तहत, यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं सेकेंड अनुसूची, मतलब याद रख लो सेकेंड है। आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड अनुसूची के तहत जितने भी सूचीबद्ध बैंक है, वित्तीय संस्थान है, वो कमर्शियल बैंक है, वो अनुसूचित शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को शामिल करती है जो उपयुक्त अधिनियम, ये जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा याद रखिएगा 42(6)(a), तो 42(6)(a) धारा के मानदंडों को पालन करने वाले जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई शामिल करती है सेकेंड अनुसूची में। वो है शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई के जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं वो 1934 के सेकेंड अनुसूची में धारा 42(6)(a) के अंतर्गत हैं, वो पालन करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक और सवाल बता दूं पेडअप कैपिटल का। अब पेडअप कैपिटल जैसे कि आपको पूछ ले, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं जो सेकेंड अनुसूची में आते हैं आरबीआई एक्ट 1934 की, तो अनुसूचित बैंक के लिए क्या योग्यता रहनी चाहिए, तो अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए जो भी बैंक रहेगा उसकी पेडअप कैपिटल है या फिर जो राइज किया हुआ जुटाया गया धनराशि वो कम से कम 5 लाख रुपए है, वो पेडअप कैपिटल होना चाहिए। पेडअप कैपिटल का मतलब है कोई बैंक है शेयर जारी करती है, ठीक है, तो उन शेयरों को खरीदने वाले इतने होने चाहिए कि 5 लाख रुपए वो इकट्ठा कर सके, शेयर को जारी करके या फिर अदर है फंड रेज करके 5 लाख रुपए मिनिमम उनके पास है, वो पेडअप कैपिटल होना चाहिए। तो पेडअप कैपिटल वह धनराशि जो कंपनी को प्राप्त होती है जब वो प्राथमिक बाजार के माध्यम से डायरेक्टली शेयर धारकों और निवेशकों को अपने शेयर बेचती है, वो पेडअप कैपिटल है। तो मिनिमम 5 लाख रुपए पेडअप कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए। और मैं बता दूं प्रत्येक अनुसूचित बैंक जैसे कि सेकंड शेड्यूल में रहती है जो 1934 एक्ट में, जो प्रत्येक अनुसूचित बैंक का फायदा क्या है कि वो आरबीआई से बैंक रेट पर लोन ले सकती है। बैंक रेट काफ़ी कम रहती है, तो बैंक रेट पर लोन ले सकती है, बैंक रेट लगभग 6% के आसपास। तो आरबीआई से बैंक रेट पर अनुसूचित बैंक लोन ले सकती है डायरेक्टली आरबीआई से। अनुसूचित बैंक में अनुसूचित, अब देखिए जो शेड्यूल्ड बैंक है ये इसमें 2 प्रकार होते हैं अनुसूचित बैंक में, एक तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा कमर्शियल बैंक, और एक होगा अनुसूचित जो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है। तो कमर्शियल और कोऑपरेटिव दोनों बैंक होते हैं शेड्यूल्ड में, ठीक है, तो शेड्यूल्ड वाणिज्यिक भी होगा, शेड्यूल्ड सहकारी भी होगा, दोनों ही अनुसूचित बैंक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं, कृषि विकास के लिए किसानों को धन आवंटित करना किसकी जिम्मेदारी है, नाबार्ड की जिम्मेदारी, जिसकी स्थापना 1982 में हुई है। तो नाबार्ड का अलग से अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है, वो कौन सी बैंक की है? सबसे अधिक विदेशी शाखाएं पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की थी, फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अधिक विदेशी शाखाएं हैं। एसबीआई ऑप्शन नहीं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा कर सकते हो, 50 ब्रांचेज आपको मिल जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया है थर्ड स्थान पर। नेक्स्ट बात करें और इम्पोर्टेंट बैंक के संबंधित फैक्ट की, तो आपको पूछ लें भारत में स्थापित सबसे पुरानी या फिर सबसे पहली बैंक कौन सी है? पूछ क्या ले दोस्तों, एनटीपीसी। एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा, जिसमें सही था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित हुआ था दोस्तों, पहला बैंक है क्योंकि 1770 में स्थापित हुआ। अलेक्जेंडर एंड कंपनी की एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित भारत में स्थापित पहला बैंक था। अब यहाँ पर और मैं फैक्ट बता दूं, इलाहाबाद बैंक है जो अब इलाहाबाद बैंक नहीं रहा है, इसका मर्ज हो चुका है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक है वो विलय हो चुका है, लेकिन जब तक विलय नहीं था तो इलाहाबाद बैंक विलय से पहले भारत में सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर का बैंक था। 1865 में स्थापित हुआ है दोस्तों इलाहाबाद बैंक, तो सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर का बैंक था इलाहाबाद बैंक विलय होने से पहले। अब आपको सवाल पूछ लें कि भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक कौन सा? प्रथम जो फुल्ली कमर्शियल बैंक है वो अवध कमर्शियल बैंक है। भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक तो आप कहेंगे अवध कमर्शियल बैंक भारत का प्रथम पूर्ण वाणिज्यिक बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई 1881 में। 1881 में फैजाबाद में हुई थी। कहाँ पर? फैजाबाद में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना, और भारतीयों के द्वारा प्रबंधित ये पहला बैंक अवध बैंक ही था। सवाल ये पूछा हुआ दोस्तों कि भारतीयों के द्वारा, पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित कंट्रोल किया गया बैंक था वो अवध बैंक भारतीयों के द्वारा। भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक है जो भारतीयों के द्वारा कंट्रोल किया गया अवध कमर्शियल बैंक है, जो 1881 में फैजाबाद में स्थापित हुआ था। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर और आपको सवाल पूछ रहे हैं कि पहला वाणिज्यिक भारतीय बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया गया। अब भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवध बैंक था, लेकिन पूर्ण स्वामित्व भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक अवध कमर्शियल बैंक, और पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला जो प्रथम वाणिज्यिक बैंक था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित है। दोनों ही अलग अलग फैक्ट है यहाँ पर, एक है आपका अवध कमर्शियल बैंक है और पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला भारतीयों द्वारा स्थापित, तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1981 में, अवध कमर्शियल बैंक 1881, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। ठीक है, अब 1911 में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ, उसके बाद 1923 में ये अलायंस बैंक ऑफ शिमला की विफलता के बाद इसने टाटा इंडस्ट्रियल बैंक का अधिग्रहण कर लिया। तो टाटा इंडस्ट्रियल बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण किया, और 1917 में स्थापित टाटा बैंक ने 1920 में मद्रास में एक शाखा खोली जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मद्रास से बाद में कहलाने लगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ फैक्ट की, तो एसबीआई कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया का 48वां सबसे बड़ा बैंक है। वर्ल्ड में कुल एसेट के अकॉर्डिंग 48वां सबसे बड़ा बैंक है। 2020 की दुनिया की सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221 नंबर पर रखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो इस सूची में एकमात्र भारतीय बैंक एसबीआई 221वें स्थान पर था, और बाकी एसेट के अकॉर्डिंग 48वां सबसे बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, 12 सितंबर 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बना, यानी सबसे पहले HDFC, उसके बाद यहाँ पर ICICI बैंक, इनके बाद एसबीआई बना। ठीक है, और 7वीं भारतीय कंपनी भी इंडियन बैंक। यहाँ पर ये थोड़े फैक्ट हैं, इससे सवाल पूछा था कि इंडियन बैंक के जो विदेशी ब्रांच हैं वो कोलंबो और सिंगापुर में है। कोलंबो और जाफना में विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ विदेशों में, तो पंजाब नेशनल बैंक है एक यूके में भी है। ठीक है, जो इंटरनेशनल है वो यूके में है। और आपको पूछ रहे ड्रुक पीएनबी बैंक कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ड्रुक पीएनबी बैंक है भूटान में। ठीक है, एवरेस्ट बैंक लिमिटेड नेपाल में है। एवरेस्ट है पंजाब नेशनल बैंक की जो सब्सिडरी है, वो भूटान नेपाल में है, और ड्रुक भूटान में है। एवरेस्ट नेपाल में है। DIFC दुबई में है। हांगकांग में भी है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि अभी फिलहाल बंद है। अब आपको एक ये रेड लाइन वाला सवाल है जो पूछा हुआ है TCS ने, कि ऐसी कौन सी बैंक है जो महात्मा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसका उद्घाटन है गांधी जी ने किया है। याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसके कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन गांधी जी ने किया। अब यहाँ पर आपको कुछ और मैं बताऊँ फैक्ट,
जो यूको बैंक है ना, यूको बैंक, ये पहले था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इसके नाम से और बैंक हो गए, शायद बांग्लादेश में है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, तो इसलिए इसका नाम चेंज किया गया यूको बैंक। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को यूको बैंक किया गया, वो 1985 में किया गया, ठीक है। तो पहले था इसका नाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक का। अब यहाँ पर आपको एक बैंक है रीजनल रूरल बैंक, तो इसका फैक्ट देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट स्वामित्व वाली अनुसूचित शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित होते हैं। ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में, तो भारत सरकार के स्वामित्व में, ना कि आरबीआई की। तो ये भारत सरकार के स्वामित्व में, वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है, रीजनल रूरल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक की जब भी आपको पूछे कि आरआरबी, तो आप कहेंगे 1975, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है कि रीजनल रूरल बैंक सबसे पहले कब स्थापित, आप कहेंगे 1975 में हुआ है, और वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाला ये बैंक है। और इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक को स्थापित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के लिए रीजनल रूरल बैंक है। कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधा के लिए 26 सितंबर, याद रखिएगा 26 सितंबर 1976, 26 सितंबर 1975, ठीक है, 76 नहीं 75, 1975 आरआरबी। तो यहाँ पर आरआरबी का एक अध्यादेश पारित हुआ और आरआरबी एक्ट 1976 के प्रावधानों के तहत आरआरबी की स्थापना की गई। सवाल पूछा हुआ कि प्रथम रीजनल रूरल बैंक कौन सी है, प्रथम आरआरबी बैंक कौन सी है। प्रथम आरआरबी बैंक है, इसका नाम भी प्रथमा है। प्रथम आरआरबी बैंक है तो नाम इसका प्रथमा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये प्रथम बैंक पहला आरआरबी था। वर्तमान में आरआरबी 43 के आसपास हो चुके हैं, 43 आरआरबी है, तो पहला 1975 में प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की दो मुख्य कैटेगरीज हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी दो प्रकार की, एक शेड्यूल्ड है, एक है आपकी सहकारी, सॉरी, वाणिज्यिक बैंक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और एक है अनुसूचित सहकारी बैंक। तो यहाँ पर दो शेड्यूल्ड बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक शेड्यूल्ड बैंक है। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक फिर 6 भागों में विभाजित है। जो अनुसूचित शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 6 भाग है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, तो इसके अंतर्गत अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है, यानी ज़्यादातर जो बैंक है अपने आसपास हैं, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, जितने भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं ना, वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। बैंक का मतलब जब भी बोले तो आप कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात होती है। तो बैंक का मोटा मोटा तौर पर ज़्यादातर बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 6 प्रकार आ जाएंगे आपके। अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपने ऊपर देखा, आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। विदेशी बैंक है, पेमेंट बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक है। तो ये 6 प्रकार की बैंकेज हैं आपको मिलेगी शेड्यूल्ड बैंक में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, अनुसूचित सहकारी बैंक भी फिर दो प्रकार है। आपने देखा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, ये शेड्यूल में आती है। और अनुसूचित सहकारी बैंक भी दो प्रकार की है, एक है राज्य सहकारी बैंक, एक है शहरी सहकारी बैंक। अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब है कब बैंक है वो गवर्नमेंट के अधीन आ गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब है कब बैंकों में गवर्नमेंट ने 50% हिस्सेदारी खरीद ली, मिनिमम से मिनिमम। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बैंक को जब राष्ट्र सरकार द्वारा बहुमत हिस्सेदारी यानी 50% से अधिक खरीद कर राष्ट्रीय सरकार के सार्वजनिक स्वामित्व में लाई जाती, तो ये राष्ट्रीयकरण है। इसका उल्टा आप देखते हो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश होता है जब गवर्नमेंट के स्वामित्व वाली कंपनी को बेचा जाता है, तो वो विनिवेश है। और इसके उल्टा राष्ट्रीयकरण कर रहा है जो निजी को गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो मिनिमम 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ले रही है राष्ट्रीयकरण में। तो राष्ट्रीयकरण किया गया पहला बैंक 1 जनवरी 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रीयकरण किया गया प्राइवेट बैंक पहली बार तो 1969 में इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले 14 कमर्शियल बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया, जिनमें 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे। तो ऐसे 14 कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल किया गया, इनको राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 में। एक तरीके से 1949 के बाद पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, कब?
1969 19 जुलाई को हुआ है। इसमें 14 कमर्शियल बैंक, कितने दोस्तों पूछ ले, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में? 14 बैंक। अब पूछ ले कौन सा नहीं था उनमें से। अब 14 कौन से बैंक है जिनका 1969 में 19 जुलाई को राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो उनमें देखिएगा, इलाहाबाद बैंक का हुआ है, कैनरा बैंक का हुआ है, यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, यूको का हुआ, सिंडिकेट का हुआ, इंडियन ओवरसीज बैंक का हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का हुआ, बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक। तो ये दोस्तों 14 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया। और यहाँ पर बात करूँ राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1969 के बाद में, तो 1969 के बाद में 69 में तो 14 हो गए, 1969 में 14 कमर्शियल बैंक हुए राष्ट्रीयकृत। उसके बाद 1980 में 6 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 1980 में 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकिंग कंपनी अध्यादेश 1980 के माध्यम से हुआ। तो वो 6 कौन से हैं जिनका 1980 में हुआ? 1980 में दोस्तों विजया बैंक का हुआ, पंजाब एंड सिंध बैंक का 1980 में हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ओबीसी का 1980 में हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1980 में, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड का 1980 में, आंध्रा बैंक का। तो आंध्रा, कॉर्पोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजय बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1980 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, अब बैंकों का विलय होना है। तो बैंकों का विलय दोस्तों ज़्यादातर 2017 में हुआ, फिर 2019 में देखने को मिला। 2017 में एसबीआई में 5 सब्सिडरी बैंकों का मर्ज किया गया। कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई में जो मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, वो 2017 में हुआ है। ठीक है, 2017 में कौन कौन सी? एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसका विलय कर दिया गया 2017 में एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का किया गया, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का किया गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का किया गया दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का किया गया। ये तो 5 स्टेट बैंक जो नाम से पहले ही थे, और एक भारतीय महिला बैंक। इसी प्रकार टोटल 6 बैंकों का विलय हुआ है एसबीआई में 2017 में। भारतीय महिला बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय महिला बैंक का विलय किसमें किया गया? तो आप कहेंगे एसबीआई में किया गया 2017 में। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर का, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का किया गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, त्रावणकोर का, पटियाला का, हैदराबाद का। तो त्रावणकोर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर और जयपुर, ये तो 5 हुए ही हुए हैं। भारतीय महिला बैंक का भी हुआ है विलय। आप कहेंगे भारतीय महिला बैंक क्या है? तो ये भारतीय महिला बैंक मुंबई में स्थापित एक तरीके से हेडक्वार्टर था इसका। ये भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक अभी बन चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2013 में इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के अवसर पर जो भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन किया था, जिसको 1 अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया भारतीय महिला बैंक को। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला बैंक है। ये 2013 में इंदिरा गांधी जी की 96वीं जयंती पर। सवाल पूछ ले, भारतीय महिला बैंक को 2013 में इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती पर स्थापित किया गया? तो भारतीय महिला बैंक है तो 96वीं जयंती 2013 में स्थापित हुआ, 2017 में इसको मर्ज किया गया। ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं 2019 में जो विलय हुआ है बैंकों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का आपस में विलय किया गया। अब 10 बैंकों का हुआ है 2019 में। 10 कौन सी और किस में हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि 1980 में बनी थी, जो 6 बैंकों थी उनमें ओबीसी भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर यह राष्ट्रीयकृत बैंक का विलय कर दिया गया पीएनबी में। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। तो ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ओबीसी प्लस यूबीआई है, ये बन गई पीएनबी। ठीक है, ओबीसी और यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और ओबीसी बन गई पंजाब नेशनल बैंक, यानी इनका विलय कर दिया गया पीएनबी में। सिंडिकेट का कर दिया केंद्रा में, सिंडिकेट का कर दिया केंद्रा में। ठीक, केंद्रा में किया गया सिंडिकेट बैंक का। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है वो विलय हुई है पीएनबी में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी भी एक तरीके से ये एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है। तो इस यूनियन बैंक में, यूनाइटेड ने यूनियन के में किया गया है, आंध्रा और कॉर्पोरेशन का किया गया है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में किया गया है। देना और विजय का किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये प्रमुख विलय हुए हैं। 10 जो
बैंकें हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, 2019 में इनका मर्जिंग की गई है। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में, सिंडिकेट का केनरा में, आंध्रा और कॉर्पोरेशन का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में, देना विजय का बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। अब नेक्स्ट अपने सामने है 12 का, जो एक तरीके से पब्लिक सेक्टर वाली बैंक है ना 12, वो कौन सी है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है गवर्नमेंट बैंक है जिनमें मिनिमम शेयर 50% तो प्लस गवर्नमेंट का है ही है हिस्सेदारी। तो वर्तमान में ऐसी बैंक कितनी है जो पब्लिक सेक्टर के? तो आप कहेंगे 12 बैंक है। तो नज़र दौड़ाते हैं इन 12 बैंकों की तरफ। उनकी स्थापना किसने की, उनके संस्थापक और स्थापना कब की गई, सीईओ कौन है वर्तमान में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करूं तो ये एक आपके पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इंडियन ओवरसीज है, 1937 में इसको स्थापित किया गया। इंडियन ओवरसीज को 1937 में किया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडियन ओवरसीज बैंक के शुरुआत में फाउंडर कौन थे? 37 में ओवरसीज किया गया, तो उसमें फाउंडर थे एम चिदम्बरम चेटियार। तो एम चिदम्बरम चेटियार, ठीक है, एम चिदम्बरम चेटियार ने ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में की। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यदि इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करूं तो अजय अजय श्रीवास्तव है इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान में एमडी या सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 1908 में स्थापित हुआ है। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा कब हुआ? 1908। BOB, ठीक है, BOB है, तो ये है 8 हो रहा है, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर कौन थे सबसे पहले? तो ये थे दोस्तों सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। तो सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर थे। वर्तमान में सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? तो देवदत्त चांद। तो देवदत्त चंद है बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा के, देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा स्थापित। अगली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। रजनीश कर्नाटक है बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ। तो बैंक ऑफ इंडिया रजनीश है, इंडिया में क्या है? रजनीश है, बैंक ऑफ इंडिया रजनीश है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कब स्थापित हुआ है? 1935 में हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इनका सन का सवाल पूछा हुआ है, अभी हाल ही एग्जाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इनका सन का एक सवाल पूछा था बैंक का सन का, तो उस समय भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में डाले थे, वो सब सन याद आ रहा मेरे को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937। 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र में है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। वीजी केल और DK साथी इनके संस्थापक रहे हैं। AS राजीव MD और CEO है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में। AS राजीव है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और VG केल DK सेठी ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फाउंडर हैं। कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक 1906 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। हेडक्वार्टर पूछे कैनरा बैंक का तो आप कहेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो कैनरा बैंक बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर। और कैनरा बैंक के संस्थापक हैं वो है दोस्तों अंबेल सुब्बाराव पाई। तो अंबेल सुब्बाराव पाई है कैनरा बैंक के फाउंडर। अंबेल सुब्बाराव पाई कैनरा बैंक है, तो पाई के सत्यनारायण राजू वर्तमान में इनके MD CEO है। के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के MD और CEO है के सत्यनारायण राजू जी। राजू है कैनरा, राजू कुछ भी कर सकते हैं कैनरा में। नेक्स्ट आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैंने बता दिया है, 1911 में पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीयों के द्वारा प्रबंधित बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक में फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, सोराब जी पोच खानावाला का नाम आता है। तो मेहता जी और पोच खानावाला, ठीक है, पोच खानावाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भाई पोच खानावाला और मेहता जी ने मिलकर 1911 में स्थापित किया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मातम वेंकट राम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में MD CEO है मातम वेंकट राव। नेक्स्ट अपनी बैंक इंडियन बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, 1907 में स्थापित है इंडियन बैंक। चेन्नई में इसका मुख्यालय है। रामास्वामी चेटियार इनकी फाउंडर। इंडियन ओवरसीज के थे चिदम्बरम चेटियार, इंडियन ओवरसीज के थे। और इंडियन बैंक के हैं वो हैं रामास्वामी चेटियार। 1907 में इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में। तो ये याद रखिए 1907 में इंडियन बैंक है। रामास्वामी चेटियार इनके फाउंडर है। वर्तमान में शांतिलाल जैन इनके इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट अपनी PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो
1893 में स्थापित है पंजाब नेशनल बैंक। द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, सवाल पूछा हुआ लाला लाजपत राय हैं पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर। कौन सी बैंक को स्थापित किया था लाला लाजपत राय ने? तो आप कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक को किया था। दयाल सिंह मजीठिया भी साथ थे, तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किया। अतुल कुमार गोयल, वर्तमान में अतुल जी गोयल है इसके पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अतुल कुमार गोयल है पंजाब नेशनल बैंक के। पंजाब एंड सिंध बैंक है अगली बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में स्थापित, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। वीर सिंह सुंदर सिंह मजीठा, सरदार तरलोचन सिंह के द्वारा स्थापित। वर्तमान में स्वरूप कुमार शाह है पंजाब और सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। अपनी अगली बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, ठीक है, गांधी जी वाली। गांधी जी ने इसका कार्यालय का उद्घाटन किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में उद्घाटन। सेठ सीताराम पोद्दार इनके हैं फाउंडर, संस्थापक है। तो पोद्दार जी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक। मनी मेखलाई हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी। यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक की स्थापना है 1943 में हुई है। यूको बैंक 1943 में, ठीक है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। यूको का है कोलकाता में। ऊपर आपने देखा बेंगलुरु में हेडक्वार्टर था, वो कैनरा बैंक का है। यूको का कोलकाता में है। पंजाब नेशनल बैंक का है दिल्ली में। यूको का कोलकाता में हेडक्वार्टर है। जीडी बिड़ला इनके फाउंडर है यूको बैंक के, जीडी बिड़ला। अश्विनी कुमार वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर यूको के। अब नेक्स्ट बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में 3 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के बारे में विस्तृत बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो एसबीआई 1955 में स्थापित, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो एसबीआई के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी और भी देख लेंगे। बाकी एक नज़र में आप देखो सभी 12 कमर्शियल बैंक कौन कौन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 12 वर्तमान में अपनी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इनकी स्थापना, मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में, बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, केनरा बैंक बेंगलुरु में है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडियन बैंक चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी चेन्नई में है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारका दिल्ली में, पंजाब एंड सिंध बैंक का नई दिल्ली में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है। यूको का कोलकाता में है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई में है। मुंबई में आरबीआई का भी है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिएगा फैक्ट। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये 1921 को एज ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ है। 1921 से पहले इनका क्या सीन था? तो एसबीआई की स्थापना इससे भी पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता थी। उस समय बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम चेंज किया गया। 1909 में बैंक ऑफ बंगाल किया गया। तो उस समय की बैंक है बैंक एसबीआई। 1921 में ये हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले जो विलय हुआ है वो बैंक ऑफ कलकत्ता का हुआ है। बैंक ऑफ कलकत्ता कब स्थापित है? 1806 में, याद रखिएगा। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 से 1921 तक रही है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे कब स्थापित है? आप कहेंगे 1840 में। बॉम्बे है तो 40 कर दिया आपने। बैंक ऑफ मद्रास है 1843। तो बैंक ऑफ मद्रास 1843, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ कोलकाता 1806, तीनों को विलय करके 1921 को नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 को स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई था। 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एसबीआई बन गया? तो ये बन गया 1955 में, 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। वर्तमान में एसबीआई की बात करें तो 22,405 शाखाएँ हैं, 65,727 एटीएम हैं और 29 देशों में 235 ब्रांचेज हैं। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में एसबीआई की सीएफओ है दोस्तों कामेश्वर राव कोडावंती। तो सीएफओ कामेश्वर राव कोडावंती हैं एसबीआई के। एसबीआई के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीएस सेठी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। तो वर्तमान में 3 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, सीएस सेठी, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी। एसबीआई में वर्तमान भारत सरकार की कितने शेयर हैं? तो एसबीआई में भारत सरकार की वर्तमान में जो हिस्सेदारी है परसेंटेज में है वो 57.5, 57.5% है एसबीआई में भारत सरकार के शेयर।
और जियो पेमेंट बैंक में रिलायंस इंडस्ट्री के 70% शेयर है। जियो पेमेंट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 30% शेयर है। तो जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई के शेयर का ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर एसबीआई ने 16 अगस्त 2022 को देश में स्टार्टअप को सुविधा और समर्थन देने के प्रयास में भारतीय स्टेट बैंक ने देश में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक समर्थित शाखा बेंगलुरु में खोली है। तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए शाखा कहाँ पर खोली, तो आप कहेंगे बेंगलुरु में। नेक्स्ट आपके प्रमुख प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो मर्जर हुआ है, प्रमुख प्राइवेट बैंकों का या फिर पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर है, कौन सी का किस में हुआ है। काफ़ी बार सवाल आता है। राजस्थान जैसे ही पूछ लिया कि बैंक ऑफ राजस्थान का मर्जर किस में हुआ था, तो आईसीआईसीआई में हुआ था बैंक ऑफ राजस्थान का। इसी प्रकार ये सभी प्रमुख प्राइवेट बैंकों का मर्जर देखते हैं कौन सी का कब हुआ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और जो आपको पूछ ले काशीनाथ स्टेट बैंक लिमिटेड का मर्जर किसका हुआ था, तो काशीनाथ स्टेट बैंक लिमिटेड का मर्जर एसबीआई के साथ हुआ 1995 में। ठीक है। इंडियन बैंक का बैंक ऑफ ये तंजौर, तो बैंक ऑफ तंजौर का विलय इंडियन बैंक में हुआ 1990 में। इसी प्रकार पारूर सेंट्रल बैंक का विलय बैंक ऑफ इंडिया में हुआ 1990 में। पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1993 में हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ पूर्वांचल बैंक लिमिटेड का विलय 1990 में हुआ। तो पूर्वांचल बैंक लिमिटेड का विलय किसके साथ हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का विलय हुआ ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 1996 में। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हुआ सिक्किम बैंक लिमिटेड का विलय किसके साथ हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सिक्किम बैंक लिमिटेड का 1999 में मर्जिंग हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा और बरेली कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड का विलय भी 1999 में हुआ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बरेली कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक ऑफ करार लिमिटेड, ये 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लिमिटेड ये पहले अलग अलग थी, अब इनका विलय करके आईसीआईसीआई बैंक में हुआ। आईसीआईसीआई लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक का विलय हुई 2002 में, 2002 में। बैंक ऑफ पंजाब और सेंटूरियर बैंक का विलय कब हुआ, बैंक ऑफ पंजाब के साथ हुआ है। पीओबी अलग है, पंजाब नेशनल बैंक अलग है, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब अलग है। तो बैंक ऑफ पंजाब का सेंटूरियन बैंक के साथ मर्जिंग 2005 में हुई है। ये सवाल पूछे हुए दोस्तों मिलान करने से। एचडीएफसी सन का तो नहीं, लेकिन कौन का किसके साथ हुआ है, एचडीएफसी बैंक है सेंटूरियम बैंक ऑफ पंजाब। ये देखिए बैंक ऑफ पंजाब के साथ सेंटूरियम बैंक और सेंट्रलियम बैंक ऑफ पंजाब के साथ एचडीएफसी का हुआ 2008 में। आईसीआईसीआई का राजस्थान बैंक ऑफ राजस्थान में हुआ 2010 में। एचडीएफसी बैंक और टाइम्स बैंक लिमिटेड है, इनकी मर्जिंग कब हुई, तो एचडीएफसी बैंक और टाइम्स बैंक लिमिटेड 2000 में मिले हुए। टाइम्स बैंक है वो एचडीएफसी के साथ हुआ। बैंक ऑफ मदुरा है ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ बैंक ऑफ मदुरा हुआ 2000 में। बैंक ऑफ बड़ौदा और बनारस स्टेट बैंक हुआ 2002 में विलय। पंजाब नेशनल बैंक का विलय हुआ नेंदुगाड़ी बैंक लिमिटेड। तो ये जो नेंदुगाड़ी बैंक लिमिटेड इसका मिलान का था बैंक ऑफ राजस्थान। ये मिलान के सवाल मैंने देखे थे। पंजाब नेशनल बैंक और नेंदुगाड़ी बैंक का विलय हुआ है 2003 में। पीएनबी का ये हुआ है नेदुगाड़ी का। ओबीसी का हुआ है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ में 2004 में हुआ। इसके अतिरिक्त आईडीबीआई बैंक का यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के साथ 2006 में। आईडीबीआई यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का भारत ओवरसीज बैंक में 2007 में हुआ। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मतलब है केवल एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनका विलय 1 जुलाई 2023 में हुआ। तो सबसे बड़ी बैंक बनी मार्केट कैप की एचडीएफसी और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आपस में हुआ जब। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस में किया गया, तो लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी का विलय ये डीबीएस में कर दिया। ठीक है, ये सिंगापुर की डीबीएस में कर दिया गया। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय नवंबर 2020 में किया गया। तो ये प्रमुख बैंकों का विलय है जो पब्लिक सेक्टर के अतिरिक्त यहाँ पर विलय आपने देखा। वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बनते हैं। अब कुछ और प्राइवेट बैंकों की ओर नज़र दौड़ाते हैं, उनके फैक्ट देखते हैं। जैसे कि एचडीएफसी सबसे बड़ी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो एचडीएफसी बैंक है ये 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी की सहायक कंपनी के रूप में शामिल की गई, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना है वो 1977 में एच पारेख ने की है। किसने की है, हसमुख भाई पारेख ने, एच टी पारेख। एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना 1977 में हसमुख भाई पारेख के द्वारा की गई और 1994 में ये एचडीएफसी बैंक के रूप में हुआ।
1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आपस में विलय हो गए। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है एचडीएफसी के? तो अतानु चक्रवर्ती हैं एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन। और सीईओ है एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, शशिधर जगदीशन सीईओ और चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती। एचडीएफसी के अधिग्रहण के बाद जुलाई 2023 तक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मिल गए उसके बाद में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक भी रह चुका है। वर्तमान में पांचवा है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों एचडीएफसी बैंक वर्तमान केस में। और बात करूं तो आपको बता दिया है एचडीएफसी बैंक के साथ टाइम्स बैंक का भी विलय हुआ 2000 में। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर 172 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में। और ये भी बता चुका हूँ सेंट्रूरियन बैंक ऑफ पंजाब का विलय हुआ एचडीएफसी बैंक ने 2008 में हुआ। तो विलय की बात ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। और प्रमुख बैंक में आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई 5 जनवरी 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पहले जो इसका नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसलिए जोर दे रहा हूँ। तो इसका नाम पहले ये था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 में ये जो स्थापित हुए हैं। अभी इसका नाम आईसीआईसीआई बैंक है। सर अर्कोट रामासामी मुदलियार को आईसीआईसीआई लिमिटेड के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो सर अर्कोट रामासामी मुदलियार थे पहले अध्यक्ष। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जब 1994 में हुई तो वडोदरा में ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। हेडक्वार्टर आईसीआईसीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। और आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, लेकिन आईसीआईसीआई का रजिस्टर्ड ऑफिस वडोदरा में है, ठीक है। और चेयरमैन वर्तमान कौन है आईसीआईसीआई के? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है। एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। और मैं बता चुका हूँ आईसीआईसीआई में 2001 में बैंक ऑफ मदुरा का विलय हुआ। 2005 में एक रशिया की बैंक है इन्वेस्टिसिनो क्रेडेंटी बैंक, इसका हुआ। 2007 में संगाली बैंक का आईसीआईसीआई में अधिग्रहण किया गया। बैंक ऑफ राजस्थान का किया गया 2010 में। तो ये कुछ विलय हुए हैं। वर्तमान में चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और संदीप बख्शी आईसीआईसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर। और बैंक की बात करें तो यस बैंक है, जो कि 2004 में राणा कपूर के द्वारा स्थापित है। यस बैंक राणा कपूर याद रखिएगा, राणा कपूर है यस बैंक को जो स्थापित किया था। उनको बाद में अरेस्ट किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। उनको जो पहले एज ए सीईओ थे 466 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये फंस गई थी। और यस बैंक का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर यस बैंक को अपलिफ्ट किया भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी शेयर हैं यहाँ पर 26% के आसपास है। और 2004 में राणा कपूर के द्वारा स्थापित था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में यस बैंक का। चेयरमैन सुनील मेहता है वर्तमान में। एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार एसबीआई के वर्तमान में। और अगला यहाँ पर फैक्ट अपन देखते हैं टैगलाइन वाला। तो टैगलाइन के साथ साथ ये भी कवर रहेगा कौन सी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो कब स्थापित हुई है, और उसके वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है, कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दूंगा। तो ये टैगलाइन के साथ में पूरा बैंकों का विवरण एक साथ आ जाएगा। सभी बैंकों का एक साथ अपन देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, बैंक है एक्सिस बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आपको पूछ ले बढ़ती का नाम जिंदगी कौन सी बैंक का टैगलाइन है, तो बढ़ रही है, एग्जिज हो रही है, एग्जिज हो रहा है, एक्स एक्स तक चला गया है, एग्जिज चला गया है, XYZ तक चला जा रहा है, तो बढ़ रहा है। बढ़ती का नाम जिंदगी है। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में अमिताभ चौधरी हैं, 2019 में बने। चेयरमैन श्री राकेश मखीजा। 3 दिसंबर 1993 को यूटीआई बैंक के नाम से स्थापित किया गया था। एक्सिस बैंक है वो 1993 में स्थापित हुआ है, उस समय नाम था यूटीआई बैंक। तो यूटीआई बैंक किसका नाम था? एक्सिस बैंक का ही नाम था, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग टैगलाइन किसकी है? तो बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। बैंक ऑफ इंडिया यानी रिलेशनशिप से, बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपकी रिलेशनशिप। सीईओ वर्तमान में रजनीश कर्नाटक है। और ये दोस्तों जो रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने अप्रैल 2023 में बने। तो करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पूछे तो आप कहेंगे बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ बड़ौदा है हेडक्वार्टर वडोदरा में।
इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडिया का इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये टैगलाइन काफ़ी अच्छी, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। वडोदरा में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ है देवदत्त चांद, मैंने बता दिया। तो जुलाई 2023 में बने, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लेटेस्ट बने हैं जुलाई 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ वो देवदत्त चांद है। नेक्स्ट आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक, पुणे में हेडक्वार्टर है। एक परिवार एक बैंक इसका है वो टैगलाइन। तो एक परिवार एक बैंक महाराष्ट्र में, ठीक है, एक परिवार एक बैंक महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सीईओ है एस राजू। 2018 2023 वाले सीईओ तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी बैंक है बंधन बैंक। अब बंद गए हैं आप, आपका भला सबका भलाई। कोलकाता में आप बंदे हैं। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आपका भला सबकी भलाई इसका टैगलाइन, आपका भला सबकी भलाई है। बंधन जब बंद गए हैं तो सबका भला ही करना है आपको। जब किसी भी कहीं भी आप फंस गए हो, बंद गए, तो भला करना पड़ेगा आपको। और चंद्रशेखर घोष हैं इनके संस्थापक हैं, इनके सीईओ कह दो बंधन बैंक के, चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में ही हुई है। 2015 में आपका भला सबकी भलाई की है यहाँ पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैंने बता दिया 1911 में स्थापित है और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस इसकी टैगलाइन है। तो बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस, यानी बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपने बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस की है। सेंट्रल टू यूज सिंस 1911, ये भी इसकी टैगलाइन रहती है। सेंट्रल टू यूज सिंस 1911 में स्थापित हुई है। तो अध्यक्ष तपन राय है, एमडी सीईओ एमवी राव है, ठीक है। केनरा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। टगेदर वी कैन, केनरा है तो कैन, टगेदर केनरा, टगेदर वी कैन इजी है। और केनरा है तो राजू है, तो के सत्यनारायण राजू उनके मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन विजय श्री रंगम है इसके चेयरमैन। एमडी और सीईओ फरवरी 2023 में बने हैं राजू जी, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। धनलक्ष्मी बैंक कहाँ पर है, इनका ज़्यादा टैगलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लो कि धनलक्ष्मी बैंक है कहाँ पर, तो थिरसूर केरला में। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक तमिलनाडु। सिटी यूनियन बैंक भी तमिलनाडु। कैथोलिक सीरियन बैंक है थिरसूर केरला में, कैथोलिक सीरियन थिरसूर केरला। धनलक्ष्मी थिरसूर केरला। और फेडरल बैंक की बात करूं, ये भी केरला में है। फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक है आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर केरला में। एच एस बी सी लंदन में बैंक है। एच एस बी सी इंडिया के नाम से भी है यहाँ पर भारत में, तो एच एस बी सी है लंदन में। टैगलाइन इसकी है टगेदर वी थ्राइव वर्ल्ड लोकल बैंक्स, ये दो टैगलाइन इनकी। एच डी एफ सी बैंक है मुंबई में स्थापित, हेडक्वार्टर है इसका। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड किस बैंक की टैगलाइन है, तो आप कहेंगे एच डी एफ सी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एच डी एफ सी बैंक के सीईओ है शशिधर जगदीशन, अक्टूबर 2020 में ये सीईओ बने हैं। अध्यक्ष है अतानु चक्रवर्ती। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है दोस्तों हम है ना ख्याल आपका। ख्याल आपका टैगलाइन किसकी है, आईसीआईसी बैंक की। हम है ना टैगलाइन किसकी है, आईसीआईसी बैंक की। हम है ना ख्याल आपका आईसीआईसी बैंक की है। संदीप बख्शी सीईओ है, चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो हम है ना ख्याल आपका आईसीआईसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई में ये हेडक्वार्टर है इसका, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अक्टूबर 2015 में ये स्थापित हुई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे अक्टूबर 2015 में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये विलय हुआ है कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का विलय हुआ है दिसंबर 2018 में। तो कैपिटल फर्स्ट, तो यहाँ पर पहला था एक आईडीएफसी बैंक थी केवल, तो आईडीएफसी के साथ में जब कैपिटल फर्स्ट विलय हुआ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गई 2018 में। वैसे अक्टूबर 2015 में ये स्थापित हुई है आईडीएफसी बैंक के रूप में। और नेक्स्ट आपका आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक है ये दोस्तों आपको पूछ ले, आईडीबीआई बैंक में सबसे अधिक शेयर किसका है, तो वो है एलआईसी का, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार के स्वामित्व की। तो आईडीबीआई बैंक भी एज आप गवर्नमेंट बैंक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भारत सरकार का भी 45% के आसपास है, बाकी 55% के आसपास एलआईसी का स्वामित्व है। तो आईडीबीआई बैंक ये एलआईसी की बैंक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1964 में, आईडीबीआई का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी। 1964 में आईडीबीआई स्थापित हुई है। इनके वर्तमान में चेयरमैन एमआर कुमार हैं और राकेश शर्मा हैं आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ। अब एमडी और सीईओ राकेश शर्मा, तो आप कहेंगे आईडीबीआई बैंक है, इसकी टैगलाइन क्या है, तो 3 टैगलाइन देखो, बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो ये आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन, बैंक ऐसा दोस्त जैसा,
आओ सोचे बड़ा, बैंकिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट आपकी इंडसइंड बैंक है। तो इंडसइंड बैंक है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है और मुंबई में ज़्यादातर बैंक का है। आईडीबीआई का भी मुंबई। इंडसइंड बैंक है ये भी मुंबई। इंडसइंड बैंक मुंबई। इसकी टैगलाइन क्या है? वी केयर दिल से, हम आपका ख्याल रखते हैं दिल से। वी केयर दिल से। वी मेक यू फील रिचर, हम आपको धनवान बना देंगे। ऐसा क्या करेंगे भाई इंडसइंड बैंक कि हमको धनवान बना देंगे। वी मेक यू फील रिचर है, हम आपको धनवान फील कराएंगे भाई। ऐसा आप क्या कोई जादू करेंगे कि धनवान फील हो जाए? इंडसइंड बैंक जादू कर रही है। वी मेक यू फील रिचर, वी केयर दिल से। तो इंडसइंड बैंक है तो दिल से आपका केयर कर रहे हैं। इनके सीईओ वर्तमान में है सुमंत खटपालिया, 2020 में बने। चेयरमैन सुनील मेहता है। और इंडसइंड बैंक स्थापित 1994 में एसपी हिंदुजा के द्वारा स्थापित बैंक है। एसपी हिंदुजा है इंडसइंड बैंक के फाउंडर। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसकी टैगलाइन है योर ओवन बैंक। आपकी खुद की बैंक है भाई, इंडियन बैंक है तो आपकी खुद की है, इंडिया की है। योर ओवन बैंक है, आपका अपना बैंक है। एमडी और सीईओ है इंडियन बैंक के श्री शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक है, चेन्नई में हेडक्वार्टर। गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है। एमडी और सीईओ है, लेटेस्ट जनवरी 2023 में बने तो इंपॉर्टेंट है, अजय कुमार श्रीवास्तव हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ। नेक्स्ट आपकी बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, श्रीनगर में स्थापित है, हेडक्वार्टर इसका। सर्विंग टू एम्पावर इसका टैगलाइन है। करूर 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 वैश्य बैंक, ये करूर तमिलनाडु में है। कोटक महिंद्रा बैंक इंपॉर्टेंट है, तो कोटक महिंद्रा बैंक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अब सिंपल रखना है, महिंद्रा है भारत के, तो कोटक महिंद्रा लेट्स मेक मनी सिंपल। अब कोना कोना कोटक, अब कोना कोना कोटक, लेट्स मेक मनी सिंपल, कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। और उदय कोटक के द्वारा स्थापित किया गया 1985 में। उदय कोटक के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद से हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है सितंबर 2023 में। उनकी जगह पर दीपक गुप्ता को तात्कालिक तौर पर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। दीपक गुप्ता बने हैं सितंबर में मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक महिंद्रा बैंक के, उससे पहले उदय कुमार थे। अब उदय कोटक थे। उदय कोटक ने स्थापित किया 1985 में। साथ ही साथ उदय कोटक ने यहाँ पर 30 लाख के साथ इसको स्थापित किया था। 1985 के बाद 1986 में 1 लाख रुपए का निवेश किया महिंद्रा ने, और बाद में यहाँ पर उदय कोटक और महिंद्रा दोनों मिलकर कोटक महिंद्रा फाइनेंस नाम हुआ। तो एक तरीके से अभी दोबारा कोटक महिंद्रा बैंक बन गई चलते चलते। तो यहाँ पर अगली बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, जो पहले भी बता चुका हूँ डीबीएस बैंक में विलय हो चुका है। डीबीएस यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में विलय हो चुका है। तो लक्ष्मी विलास बैंक है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है पीटर सिंह, सीईओ है पीयूष गुप्ता। अगली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है पीएनबी का। अब पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैक अपॉन, द नेम यू कैन बैक अपॉन। सीईओ है अतुल कुमार गोयल, चेयरमैन है श्री के जी अंता कृष्णन है चेयरमैन। अतुल कुमार गोयल पीएनबी के सीईओ हैं, 2022 में बने और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन। पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं स्वरूप कुमार शाह, जून 2022 में बने। चेयरमैन चरण सिंह है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक है वेयर सर्व इज ए वे ऑफ लाइफ, इसकी टैगलाइन। आरबीएल बैंक, आपको पूछने सवाल पूछा हुआ है कि रत्नाकर बैंक है, ये किस बैंक को पहले कहा जाता था? तो आरबीएल बैंक है, इसको पहले रत्नाकर बैंक का नाम था। रत्नाकर बैंक आरबीएल बैंक है, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हो गई थी। एमडी और सीईओ है आर सुब्रमण्या कुमार। तो आर सुब्रमण्या कुमार है एमडी और सीईओ आरबीएल बैंक के। मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। अपनों का बैंक है आरबीएल बैंक, अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। तो सुरक्षा और भरोसा दोनों है। एसबीआई की टैगलाइन आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे सुरक्षा और भरोसा दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, चेयरमैन वगैरह सारा कुछ बात हो चुकी है अपनी। साउथ इंडियन बैंक है त्रिशूर केरला में। यूको बैंक है कोलकाता में, जिसका टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। एमडी और सीईओ यूको बैंक के लेटेस्ट जून 2023 में बने तो इंपॉर्टेंट है। यूको ने अश्विनी कुमार को बनाया एमडी सीईओ जून 2023 में। नेक्स्ट बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है गुड पीपल टू बैंक विथ।
और चेयरमैन है श्री निवासन वृंदराजन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। एमडी और सीईओ है जून 2022 में बने ए मनी मेकलाई। नेक्स्ट आपकी यस बैंक लिमिटेड है, जिसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज है, और सुनील मेहता चेयरमैन है यस बैंक के। सीईओ है प्रशांत कुमार। तो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, तो क्या एक्सपीरियंस किया आपकी एक्सपर्टीज का, एक बार तो डूब ही गई थी यस बैंक, तो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस काम में लिया यस बैंक ने, यस। इलाहाबाद बैंक है जो इंडियन बैंक में मर्ज हो चुकी है 2020 में। तो इलाहाबाद बैंक है सबसे पुरानी एक तरीके से बैंक आप कहेंगे पब्लिक सेक्टर की। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, हर कदम आपके साथ, इसकी टैगलाइन थी। अब ये तो हो गई बैंकों का सब कुछ, और अब देख लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े बैंक कौन से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। जैसे कि HDFC का 5वां रैंक है ना, तो पहला रैंक किसका है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगस्त 2023 तक की बात करूं, जेपी मॉर्गन बैंक है ना, जेपी मॉर्गन, ये न्यूयॉर्क का बैंक है। जेपी मॉर्गन चेस, न्यूयॉर्क बैंक यूएसए का बैंक है। $432.92 इसका मार्केट कैप है। बैंक ऑफ अमेरिका सेकेंड है जो कि नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में है, $231.52 इसका मार्केट कैप है। थर्ड बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बीजिंग चाइना में है। चौथे स्थान पर एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना है, बीजिंग चाइना में। पांचवें स्थान पर है HDFC बैंक मुंबई में। छठे स्थान पर वेल्स फेर्गो बैंक है कैलिफोर्निया यूएस में। ज़्यादातर अब देखिए वेल्स फेर्गो यूएसए, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन यूएसए है। उसके बाद सातवें स्थान पर है HSBC बैंक है जो लंदन यूके में है, HSBC लंदन में है। मॉर्गन स्टैनली बैंक न्यूयॉर्क यूएसए में 8वें स्थान पर। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक बीजिंग चाइना में 9वें स्थान पर। बैंक ऑफ चाइना बीजिंग चाइना में 10वें स्थान पर। ये हो गई टॉप 10 बैंक जो वर्ल्ड वाइड है। अब भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं की सूची है, सबसे ज़्यादा है वो रोजगार कौन दे रहा है, एम्प्लॉय कौन काम कर रहे हैं भारत में सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सबसे अधिक सैनिक है। उसके बाद इंडियन रेलवे में है कर्मचारी लगभग 12 लाख है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया BSF CISF वगैरह में है 10 लाख के आसपास। टाटा ग्रुप में 9 लाख है चौथे स्थान पर। क्यूएस कॉप में 5 लाख। इंडियन पोस्ट में छठे स्थान पर है नियोक्ताओं के केस में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो बीच में डाल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब टॉप 10 बैंक हैं इंडिया की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 2023 में। ऊपर आपने वर्ल्ड की देखी थी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, अब टॉप 10 बैंक है भारत की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप की वो है HDFC बैंक है, जिसका मार्केट कैप 11,92,941 रुपये मार्केट कैप HDFC बैंक का। उसके बाद ICICI बैंक का है 6,78,000 मार्केट कैपिटल। ICICI बैंक सेकेंड है मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग। SBI मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग थर्ड है। तो सबसे अधिक HDFC, उसके बाद ICICI, फिर SBI, फिर कोटक महिंद्रा है। उसके बाद एक्सिस बैंक है, छठे स्थान पर इंडसइंड है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर की सारी बैंक आ गई। तो टॉप वाली आप देख सकते हो। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है मर्ज के बाद में, टॉप 10 यदि मैं या फिर 12 की 12 बैंक की बात करूं, सबसे बड़ी कौन सी है पब्लिक सेक्टर की बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले स्थान पर है। सेकेंड है पंजाब नेशनल बैंक, सेकेंड है पंजाब नेशनल बैंक, पहली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे स्थान पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी रैंक पूछी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। कैनरा बैंक के चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर यूनियन बैंक, छठे स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन बैंक सातवें स्थान पर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आठवें स्थान पर, इंडियन ओवरसीज बैंक नौवां, 10वां यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 11वां, और सबसे नीचे है वो बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक। ये महाराष्ट्र वाली पंजाब सिंध बैंक ये सबसे नीचे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पर है, PNB सेकेंड है, बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड है, कैनरा बैंक चौथे स्थान पर है। टॉप 5 तो याद ही रखना है। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग के केस में सबसे बड़ी बैंक देखी जिसमें गवर्नमेंट परसेंटेज सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सभी बैंकों का मैं गवर्नमेंट शेयरिंग की बात करूँ, पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% प्लस रहेगी। तो 50% प्लस में सबसे अधिक गवर्नमेंट की हिस्सेदारी पंजाब एंड सिंध बैंक में 98% है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक में 96, यूको बैंक में 95, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 90, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 83, बैंक ऑफ इंडिया में 81, इंडियन बैंक में 79, पंजाब नेशनल बैंक में 73, बैंक ऑफ बड़ौदा कितनी है 63, कैनरा बैंक 62, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 57.59। तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक की गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आपके सामने आ चुकी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके यहाँ कवर होते हुए नेक्स्ट अपना वीडियो 1 घंटा से बड़ा हो गया। बाकी यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक कवर कर लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से
मैंने अब की बार टीसीएस में सीएचएसएल सीजीएल में काफ़ी सवाल देखे थे, लगभग 10 से 12 सवाल देखे थे। तो ये अगला वीडियो आएगा, उसमें कवर कर लेंगे। और बचे हुए कुछ और फैक्ट हैं, बैंक अवार्ड है, बैंक में फुल फॉर्म है, पेमेंट मेथड है, यूपीआई है, और ये सब कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बैंक का कंसेप्ट है, 1 घंटे का और वीडियो बना देंगे। तो बैंक का 2 घंटे में एक न एक सवाल आपको ज़रूर 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको मिल चुका है। ये वाला जिसमें लास्ट वाले 1-2 कंटेंट रह गए हैं वो सेकंड वीडियो में अपना हो जाएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टीटीजे के कूपन कोड टेक्स्ट बुक में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज से ही आपका 50% तैयारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।